आज हम कक्षा 9वीं हिंदी के ब्रिज कोर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि व्याकरण की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आपके आने वाले दिनों में होने वाले टेस्ट में आ सकते हैं बच्चों। तो यदि आप ये देख लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये बच्चों हम पढ़ रहे हैं ब्रिज कोर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसी क्रम में अब आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं जिससे कि आपको टेस्ट में कोई प्रॉब्लम न हो। तो ये जो क्वेश्चन है व्याकरण से संबंधित है जो कि आपके बुक में जो कोर्स दे रखा ब्रिज कोर्स का उसी से संबंधित है। तो अब हम देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तत्सम और तद्भव शब्द आपकी वर्कबुक में भी आए थे और तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं हमें पता होना चाहिए। तो तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ये जो है संस्कृत के शब्द है और हिंदी में भी उसी रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे पर्वत, अग्नि, कपाट आदि। उसी प्रकार है तद्भव शब्द संस्कृत के जो शब्द हिंदी में कुछ बदलकर प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हिंदी में इन्हें बदलकर प्रयोग किया जाता है जिससे संस्कृत में वैसे के वैसे प्रयोग नहीं किया जाता है जैसे किवाड़, आंख, कछुआ आदि। तो तत्सम और तद्भव शब्दों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम एक याद कर ले। ठीक है, जैसे तत्सम है, तत्सम में स आया तो आप ये समझ लो कि ये संस्कृत के मूल शब्द है और हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो हम तद्भव हमें अपने आप ही याद हो जाएगा कि तद्भव शब्द जो है संस्कृत के शब्द है जो हिंदी में बदलकर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं और इनके उदाहरण। ठीक है, इनके उदाहरण हमारे वर्कबुक में भी आए थे बच्चों, आपको पता ही होगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दूषित जल स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है। ठीक है, दूषित जल स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो ये पानी रे पानी पाठ से लिया गया प्रश्न है जिसमें कि जल के प्रदूषण से संबंधित बात भी की गई थी। तो इसका उत्तर होगा कि दूषित जल पीने से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है जैसे टाइफाइड, पीलिया, हैजा आदि। दूषित जल में कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीव जंतुओं पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है। तो दूषित जल से क्या क्या हानि होती है हमें पता होना चाहिए ताकि यदि इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम आसानी से लिख सके। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अब अगला जो प्रश्न है जल को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये बहुत सारे बच्चों को आता ही होगा, आपको जो उत्तर आता है आप वो लिख सकते हो। इसका उत्तर होगा जल को प्रदूषण से बचाने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। तो पहला है उद्योगों व कारखानों से निकलने वाला प्रदूषित पानी सीधे नदी व तालाब में नहीं डालना चाहिए क्योंकि उद्योगों से जो पानी निकलता है वो रासायनिक पानी होता है और उससे जो जल में रहने वाले जीव जंतुओं को बहुत अधिक हानि होती है। दूसरा है कि पानी में गाय बैल और जानवरों को नहलाना नहीं चाहिए व नदियों में कपड़े भी नहीं धोना चाहिए क्योंकि इससे जो डिटर्जेंट है वो पानी में मिल जाता है। और तीसरा लिखा हमने कि रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग कम करना चाहिए क्योंकि वर्षा के पानी के साथ मिलकर जल स्रोतों में मिल जाते हैं। यदि इसके अलावा भी आपको आते हैं बच्चों तो आप लिख सकते हो। अब अगला प्रश्न है जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो जल संरक्षण वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो इसका उत्तर होगा कि दैनिक जीवन में जल का बहुत महत्व है, इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन है, परंतु मनुष्य जल के महत्व को समझते हुए भी उसे प्रदूषित करने में लगा है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, पेड़ पौधों और फसलों के लिए भी जल आवश्यक है। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी बहुत कम है, इसलिए इसे संरक्षित करना आवश्यक है। तो यहाँ पे है कि जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, जल को सुरक्षित क्यों रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है और पृथ्वी पर पीने योग्य पानी जिसका हम प्रयोग कर सके वह बहुत कम है। ऐसी स्थिति में हमें जल को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है ताकि आने वाले समय में हमें जल की कमी ना हो। फिर अगला प्रश्न है मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर बताइए। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। तो हमने यहाँ केवल 2 अंतर ही लिखे ताकि आप केवल 2 याद कर लो, इतने भी बहुत है। तो उत्तर है मुहावरे वाक्यांश है जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है। तो मुहावरे तो क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है। और फिर अगला है इसका अंतर
मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्ति का किया जा सकता। लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते, मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। ठीक है, और अंतर और ये भी लिख सकते थे आप कि मुहावरों का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है ना, इसको वाक्य के अनुसार हम बदल सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति जैसी है वैसी ही लिखी जाती है और ये अधिकतर वाक्य के अंत में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए। क्योंकि बच्चों आपके ब्रिज कोर्स में एक जीवनी भी है और आत्मकथा भी दे रखी है, इसलिए जीवनी और आत्मकथा में अंतर भी इम्पोर्टेंट है, जो कि व्याकरण की दृष्टि से जो क्वेश्चन है वो है। इसके अलावा आपको जो वर्कबुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो तो आपको करने ही है। तो यहाँ पर अंतर है, जीवनी में नायक के संपूर्ण जीवन जन्म से मृत्यु तक का वर्णन होता है, जबकि आत्मकथा में संपूर्ण जीवन का चित्रण नहीं होता। क्योंकि जीवनी जो है जन्म से मृत्यु तक का वर्णन होता उसमें, और जबकि आत्मकथा क्योंकि लेखक स्वयं लिखता आत्मकथा तो उसकी मृत्यु तक का वर्णन वह नहीं कर पाता है। दूसरा है जीवनी किसी महान व्यक्ति पर लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा कोई भी अपनी लिख सकता है। ठीक है, तो ये दोनों है। तीसरा है जीवनी किसी अन्य व्यक्ति की लिखी जाती है। ठीक है, जीवनी जो है किसी अन्य व्यक्ति की लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी कथा लिखता है। क्योंकि आत्मकथा मतलब स्वयं की कथा है, लेखक स्वयं ही खुद अपनी कथा लिखता है, जबकि जीवनी किसी अन्य व्यक्ति या किसी महान व्यक्ति पर लिखी जाती है, जिसमें उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन होता है। जैसे आप हिंदी में जो जीवनी पढ़ते हो, लेखकों की जीवनी जब हम पाठ शुरू करते हैं उसके पहले ही लेखक की जीवनी होती है, जिसमें उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन होता है बच्चों। और इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, आसान है। और इसमें जो है जल से संबंधित जो क्वेश्चन है, जल संरक्षण की आवश्यकता, या जल को प्रदूषण से बचाने वाला, या पानी का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के महत्व वाला या जल संरक्षण की आवश्यकता वाला, और जल को प्रदूषण से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए बच्चों, आप ये लिख सकते हो आसानी से। यदि आपको ऐसा कैसा याद नहीं होता, शब्दशः यदि आप याद नहीं कर पाते हो तो भी कोई बात नहीं है, आप अपने मन से या आपकी बुक से भी लिख सकते हो। क्योंकि आप बुक से लिख सकते हो, घर लाके भी लिख सकते हो, आपके पेपर को कर सकते हो, तो आप आसानी से। कोर्स का जो पार्ट के ब्रिज कोर्स के पार्ट 1 जो सूरज का ब्याह पार्ट था, सूरज का ब्याह वाला पार्ट है, उसमें यह तत्सम और तद्भव शब्द के उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, सूरज का ब्याह जो कविता थी हमारे, इसमें तत्सम और तद्भव शब्द के उदाहरण दे रखे थे, और इसी से लिया गया है। तत्सम और तद्भव शब्द के उदाहरण दे रखे थे, तो इस तरह से जब दे रखा हो तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, और तत्सम और तद्भव शब्द के उदाहरण यहाँ दे रखे हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए, आप इनको जरूर पढ़ लेना, जिससे कि आपको ये यदि तत्सम और तद्भव शब्द बनाने के आए तो आप लिख सको उदाहरण सहित। और इस पाठ में सूरज का ब्याह वाला जो पाठ है, इसमें 1-2 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है वह है कि किसकी शादी होने वाली थी, तो सूर्य की शादी होने वाली थी। ठीक है, जीव जंतु खुश क्यों हो गए थे, तो जीव जंतु इसलिए खुश हो गए थे क्योंकि सूरज का ब्याह या शादी होने वाली थी। और सभी को सावधान किसने करा था, बूढ़ी मछली ने, एक वृद्ध मछली ने सावधान करा था। और यदि सूर्य की शादी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वह 10-5 पुत्र जन्माएगा, और इतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। ये सारे इंपोर्टेंट है। सूरज का ब्याह कविता के जो है कवि है रामधारी सिंह दिनकर है, तो ये आप देख लेना बच्चों, और आगे के और वीडियो हम बनाएंगे जिससे कि आप आसानी से इसको कर सको।